A very warm good morning to all of you. Myself डॉक्टर कलीम आज आपके सामने प्रेजेंट हुआ हूँ। लास्ट लेक्चर जहाँ पे हमने खत्म किया सप्तधातु सिद्धांत देखा था, वहां से आगे हम कंटिन्यू करेंगे त्रिदोष सिद्धांत। अब बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर जो इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से या जो श्लोक हमें याद करने हो आप बताते चलो लाइन से, तो हम आज वही करेंगे, आपको बताते हुए चलेंगे कि कौन सा इंपॉर्टेंट है और वो चीज आपको अभी से क्लियर होता जाएगा कि क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कौन सा आपको पढ़ना ज्यादा जरूरी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्या, त्रिदोष सिद्धांत। यानी त्रिदोष क्या होता है, सबसे पहले हम जानेंगे त्रिदोष क्या होता है। तो त्रिदोष क्या होता है आयुर्वेद का, वात पित्त और कफ, ये त्रिदोष होते हैं हमारे आयुर्वेद के, वात पित्त कफ, यही तीनों हमारे शरीर को बनाते हैं। तो त्रिदोष रचना शरीर के जो मूल कारण होता है पंचमहाभूत होता है और क्रिया शरीर के मूल कारण त्रिदोष होता है। रचना शरीर में हम देखे थे पंचमहाभूत मेन था और इसमें क्या था, क्रिया शरीर में क्या होता है, त्रिदोष होता है। त्रिदोषों की क्रियात्मक भूमिका जीवन में आरंभ से मृत्यु तक चलती है। यानी त्रिदोष हमारे बॉडी में जब से हम पैदा होते हैं उस समय से लेके हमारे मृत्यु तक चलती रहती है। जैसे जिस तरह से पृथ्वी की शोषण पोषण और कार्य होता है उसी तरह से हम जैसे जिस तरह से सृष्टि के पोषण शोषण और प्रेरण का कार्य सोम सूर्य तथा वायु करते हैं, उसी तरह से हमारे शरीर के पोषण शोषण और प्रेरणा का कार्य क्रमशः कफ पित्त और वात करते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं, तो जो कफ का काम है वो क्या होता है, पोषण करना होता है, पित्त का जो वर्क होता है वो शोषण करना होता है और वात का जो कर्म होता है वो क्या होता है, प्रेरण करना होता है। वात पित्त कफ ये तीनों का कार्य अलग अलग होता है। तो त्रिदोष सिद्धांत यही कहता है कि जो हमारा पूरा बॉडी है वो त्रिदोष से मिलकर बना हुआ है, यानी वात पित्त कफ से मिलकर बना हुआ है। यही हमारे बॉडी में चलायमान और गतिमान होते हैं। ठीक है, देह की उत्पत्ति किससे होती है, देह की उत्पत्ति वात पित्त एवं कफ ही कारण है। ये तीनों अविकृत अवस्था में शरीर के अधवात मध्य पित्त कफ विभाग में रहते हुए शरीर का धारण करते हैं। जब ये प्राकृत अवस्था में रहते हैं यानी कि इसमें कोई दूषित नहीं हुआ होता है, यानी सब अच्छा चल रहा होता है, तो ये हमारे शरीर का धारण करते हैं। ठीक है, पोषण करते हैं, प्रेरण करते हैं। बट ये जब दूषित हो जाता है यानी वैकृत में आ जाते हैं, विकृत हो जाते हैं, तो ये क्या करते हैं, हमारे शरीर में दोष उत्पन्न करते हैं। इसीलिए हम इसे दोष भी कहते हैं, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है, त्रिदोष। तो ये था त्रिदोष सिद्धांत। क्या कहता है त्रिदोष सिद्धांत, कि हमारे शरीर में जितनी भी चीज है वो किससे मिलकर बने हुए हैं, त्रिदोष से मिलकर के बने हुए हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि इनका कार्य क्या होता है त्रिदोष का। तो सबसे पहले देखेंगे कि वात का कार्य क्या है। तो प्राकृत वायु सर्वदा उत्साह श्वास प्रवास चेष्टा आदि वेगों का परिवर्ती करता है। ठीक है, यह वायु का कार्य है। हमारे बॉडी में जितने भी तरह का गति होता है, चाहे ब्लड का सर्कुलेशन हो या कुछ भी, वो कौन सा करवाता है, वो वात करवाता है। ये आपको क्रिया में ज्यादा इंपॉर्टेंट है पढ़ने के लिए। पित्त का कार्य क्या होता है, तो पंक्ति उष्मा दर्शन क्षुधा तृष्णा रुचि कांति, जो हमसे दिखाई देता है, यानी जिस चीज से हम देखते हैं या फिर हमारे जो प्यास होता है, मेधा होता है, धी होता है, स्मृति होता है, बुद्धि होता है, वो कौन करता है, पित्त करता है। उसके बाद आता है प्राकृत कफ के कार्य, तो दृढ़ता स्निग्धता और उत्पन्न द्रव्य करना किसका काम होता है, कफ का काम होता है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको ये याद रखना है कि त्रिदोष सिद्धांत होता क्या है। ठीक है, बस इतना ही याद करना। त्रिदोष सिद्धांत की उपयोगिता, दिस इज द इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज्यादा ही पूछा जाता है उपयोगिता क्या है। तो सभी रोगों का मूल कारण जो है वात पित्त एवं कफ ही होता है, क्योंकि वे सभी व्याधियों के वात आदि रुक्ष आदि लक्षण होते हैं। इसी दोष की सामक औषधियां देने से व्याधि का शमन हो जाता है और उल्टा देने से इसकी व्याधियों का कारण माना जाता है। तो ये आपको उपयोगिता जरूर देख लेना है, एक बार थोड़ा सा याद कर लेना है। ठीक है, अब त्रिदोष की समानता है, क्या कहता है, त्रिदोषों की कारणता शारीरिक प्राकृतिक में उत्पत्ति में। जैसे त्रिदोष क्या करता है, तो आपने पढ़ा था शुक्र शोणित संयोगे यो भवेद उस उत्कटा परिवकृति जायते तेन, यानी शोणित संयोग के जिस समय दोष का बल अधिक होता है उसके अनुसार प्रकृति की निर्माण होती है। यानी हमारे बॉडी में हमारे प्रकृति कैसा, अभी प्रकृति परीक्षण भी चल रहा है, तो हमें कैसे पता चलेगा कौन सा प्रकृति है। तो जब हम पैदा हो रहे होते हैं, हमारा बॉडी सहयोग हो रहा होता है, शुक्राणु और इसका स्पर्म और ओवम का जब फर्टिलाइजेशन हो रहा होता है, उस समय हमें जिस दोष की अधिकता होती है उसी के अकॉर्डिंग हमारा बॉडी में प्रकृति भी उत्पन्न होता है। अब आता है जो चौथा सिद्धांत था वो है षड्रस सिद्धांत। षड्रस का मतलब ही होता है, षड का मतलब होता है छह, रस का मतलब छह रस, यानी छह रसों का सिद्धांत। कौन कौन से है आपको याद ही है, मधुर अमल लवण कटु तिक्त एवं कषाय, ये आयुर्वेद में छह रस बताए गए हैं। चरक संहिता सूत्रस्थान के आत्रभद्र काव्य अध्याय में रसों की संख्या के संबंध में संभाषा का वर्णन प्राप्त होता है। षड्रस सिद्धांत क्या कहता है कि आयुर्वेद में छह रस माने गए हैं। कौन कौन, मधुर अमल लवण कटु तिक्त कषाय। ठीक है, ये छह रस माने गए हैं। इसका क्या सा ये सूत्र है, इसका नॉर्मल सा आपको ट्रिक बता देता हूं, MA
एल मधुर अम्ल लवण, के टी कटु तिक्त कसाय के एस, ठीक है, MAL KT KS। ये आपको एक ट्रिक है आपको याद करने का, तो ये याद हो जाएगा आपको षड्रस कौन कौन से माने जाते हैं। तो षड्रस सिद्धांत क्या कहता है कि जितने भी पदार्थ होते हैं, जितने भी द्रव्य होते हैं दुनिया में जो पाए जाते हैं, सब में 6 रसों की प्रधानता, मतलब 6 रस पाए जाते हैं, लेकिन किस रस के नाम से उसे जाना जाए यह डिपेंड करता है कि उसमें कौन सा रस सबसे ज्यादा प्रधान है, उसके अकॉर्डिंग उसका नामकरण किया जाता है। जो मधुर है उसमें मधुर की ज्यादा होगी, जो अम्ल है उसमें अम्ल ज्यादा होगा, उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं। जैसे आत्रेयपूर्ण वसु ने रसों की संख्या 6 मानी है, निष्कर्ष सिद्धांत के रूप में बताया है। जल ही रसों की उत्पत्ति होती है और पंच महाभूतों के न्यूनाधिक उसमें मधुर आदि की अभिव्यक्ति होती है। एक एक रस में दो दो महाभूतों की प्रधानता पाई जाती है, यानी किस रस में कौन सा रस में कौन से महाभूत पाया जाता है ये यहाँ पे दिया गया। जैसे मधुर रस में पृथ्वी प्लस जल, कटु में अग्नि प्लस वायु, तो आपको वो वाला सीक्वेंस याद रखना है। कौन सी जो हमने बताई थी, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, यानी आकाश एक, वायु अग्नि जल आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, ये 5 है, पांचों आपको याद रखना होगा, यानी इसका नंबर याद रखना होगा, उसके अकॉर्डिंग इसका ट्रिक है आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी। तो ये जो 54 मधुर रस का क्या होता है 54, मधुर अम्ल का क्या होता है 53, ठीक है। उसी तरह लवण रस का आपको हो जाता है वायु अग्नि जल 24, यानी 54 53 24। कटु का हो जाता है 34। उसके बाद आपको तिक्त रस का हो जाता है 21, ठीक है। उसी तरह कसाय रस का हो जाता है आपको 51। ये आपका ट्रिक हो गया कि रसों में कौन से महाभूत की अधिकता होती है, वो ट्रिक से याद कर सकते हो। 54 53 24 34 21 51, ये आपको एक ट्रिक हो गया। आपको दो दो रसों की महाप्रधानता जो प्रधानता मानी जाती है, किस रस में कौन से महाभूत की अधिकता होती है, वो आप याद कर सकते हो। अब इसमें दिया हुआ है मधुर रस के कर्म, ये इंपॉर्टेंट है, ये जरूर आप लोग याद रखना, ठीक है। उसके बाद दिया है मधुर रस के कर्म, अम्ल रस के कर्म, ये आपको कर्म याद करने की कोई नीड नहीं है, क्योंकि ये आपको क्रिया में या अष्टांग में या चरक में पढ़ना है, यहाँ पे इसकी कोई नीड नहीं है। उसके बाद आ जाता है षड्रस सिद्धांत की उपयोगिता, ये इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। दोषों की साम्यावस्था में लाना चिकित्सा कहलाता है। चिकित्सा द्रव्य का आहार रसों से द्वारा आधार की जा सकती है, 3 रसों का समन वृद्धि करते हैं, उसका तालिका नीचे किया गया। अब देखिए ये आता है कि मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कसाय, ये 6 रस है, कौन से द्रव्य को कौन बढ़ाता है, किसको कौन घटाता है, तो ये आपको याद रखना। तो मधुर अम्ल लवण जो होता है वो क्या करता है, वात सामक होता है, यानी वात को कम करता है, ठीक है। कटु तिक्त कसाय क्या होता है, वात बढ़ाता है। मधुर अम्ल लवण क्या करता है, पित्त को कम करता है। कटु तिक्त कसाय क्या करता है, पित्त को बढ़ाता है। मधुर अम्ल लवण क्या करता है, कफ को बढ़ाता है। कटु तिक्त कसाय क्या करता है, पित्त को घटाता है, ठीक है। तो ये था आपको एक ट्रिक था, इसको याद रखना है। जैसे मधुर अम्ल लवण फर्स्ट जो 3 होते हैं ना, ये फर्स्ट जो 3 होते हैं वात बढ़ाने वाले होते हैं, वात को क्या करेंगे हमेशा बढ़ाएंगे, पित्त को क्या करेंगे कम करेंगे, कफ को क्या करेंगे बढ़ाएंगे। उसी तरह जो लास्ट के 3 होते हैं ना, ये वात को बढ़ाएंगे, ठीक है, भी को बढ़ाएंगे, पी को बढ़ाएंगे और पी को घटाएंगे और के को भी घटाएंगे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, एक तरह से ये ट्रिक हो गया। मैं ट्रिक एक तरफ बता देता हूं आपको कैसे है ये, ठीक है। देखिए जो फर्स्ट 3 है ना, 3 भी को क्या करेगा घटाएगा, पी को क्या करेगा घटाएगा और के को क्या करेगा, के को बढ़ाएगा। जो लास्ट के ये 3 है ना, ये जो नीचे के 3 है, भी को बढ़ाएगा, पी को पी से पित्त होता है, पी को बढ़ाएगा, के को क्या करेगा घटाएगा। तो ये आपको एक ट्रिक याद करने के लिए दे दिया हूं, ठीक है। तो अप्लाइड एस्पेक्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है इसमें, बाकी कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। उसके बाद आते हैं सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है धातु पोषण सिद्धांत।
क्या आता है, धातु पोषण सिद्धांत क्या होता है, यानी हमारे बॉडी में सप्त धातु पाए जाते हैं, वो कैसे कैसे बढ़ते हैं, कैसे कैसे एक दूसरे पे आगे बढ़ते जाते हैं। धातु आयुर्वेद में धातु पोषण संबंधित 3 न्यायों का वर्णन होता है। कौन कौन सा, क्षीरदधि न्याय, केदारी कुल्य न्याय, खले कपोत न्याय। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्रिया ऑल्सो। क्षीरदधि न्याय अब थोड़ा सा देख लेते हैं, शॉर्ट में आपको पढ़ा देता हूँ, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बस शॉर्ट में समझ लीजिए, क्योंकि ये क्रिया में ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वहां पे आपको पढ़ाया जाएगा। तो क्षीरदधि न्याय क्या था, क्षीर मतलब होता है दूध और दधि मतलब होता है दही। क्या हो गया, दूध यानी मिल्क और दही कर्ड। तो क्या होता है, जिस तरह से दूध से दही बनता है, दही से नवनीत, नवनीत से बनता है क्या, नवनीत खंड, उससे और भी धातु बनते जाते हैं। जैसे नवनीत बनता है दही से नवनीत, नवनीत से धृत, धृत से धृत मंड उत्पन्न होता है। उसी प्रकार पूर्व धातु से उत्तर धातु, उत्तर धातु से आगे की धातु बनती जाती है। तो दूध से दही बना, दही से क्या बनेगा, छेना निकलेगा, जिसे हम क्या कहेंगे, घी, घी बनेगा, घी से क्या बनेगा, नवनीत बनेगा, नवनीत से क्या बनेगा, घृत बनेगा, घृत से घृतमंड बनेगा, और उसके बाद आगे के धातु बनते, उसी तरह हमारे बॉडी में रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेद, अस्थि से मज्जा, शुक्र, ये बनता चला जाएगा। क्षीरदधि न्याय यही कहता है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको याद करने की नीड नहीं है। दूसरा आता है केदारी कुल्य न्याय, बस समझ लीजिए केदारी कुल्य न्याय क्या होता है। आप खेत में गए होंगे तो केदारी होता है, क्यारी जिसको बोलते हैं भोजपुरी में, या फिर हिंदी में क्यारी बोलते हैं गांव में, ठीक है। और क्या कुल्या का मतलब होता है जिसमें पानी जाता है। तो पानी जब हम डालते हैं तो जो क्यारी पहले होता है, जो केदारी पहले होता है, उसमें पानी पहले जाता है, बाद वाले में बाद में जाता है, सिंपल सा मीनिंग। उसी तरह से जो पहला धातु है वो पहले बनेगा, दूसरे बाद उसके बाद जो धातु होगा उत्तर धातु, वो बाद में बनेगा। यानी रस पहले बनेगा, फिर रक्त बनेगा, फिर मांस, फिर मेद, फिर अस्थि, मज्जा, शुक्र, इस तरह से बनते चले जाते हैं। उसके बाद जो सबसे लास्ट आता है खले कपोत न्याय। खले कपोत न्याय ये कहता है, मान लो एक जगह पे बहुत सारा चिड़िया इकट्ठा हो गया। खले, खले का मतलब होता है खलिहान, कपोत का मतलब होता है कबूतर। तो जो कबूतर का घर जितना, जैसे दाना चुग रहा 10 कबूतर, उसमें से उड़ के जाना हो, तो जिस कबूतर का घर जितना पहले होगा, जितना जल्दी होगा, वो उतना पहले पहुंच जाएगा, जिसका जितना दूर होगा वो उतना लेट पहुंचेगा। सेम उसी तरह से जो धातु हमारे बॉडी में पूर्व आते हैं, पहले आते हैं, वो पहले बन जाते हैं, उसके बाद जो उत्तर धातु होते हैं वो बनते हैं। जैसे रस धातु पहले आता है तो रस बन गया, फिर रक्त, फिर मांस, फिर मेद, फिर अस्थि, फिर मज्जा, शुक्र, ऐसे बनते चले जाते। तो ये आपका धातु पोषण सिद्धांत है, जो 3 सिद्धांतों पे डिपेंड करता है। उसके बाद आता है लास्ट लोक पुरुष साम्य सिद्धांत। लोक पुरुष साम्य सिद्धांत का वर्णन चरक संहिता शरीर स्थान में प्राप्त होता है, ठीक है। इस सिद्धांत में क्या कहा जाता है, अब देखिए लोक पुरुष सिद्धांत जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपको ये याद रखना है। ये भी क्रिया में मिलेगा, लेकिन यहाँ पे आप ये वाले श्लोक भी आपको याद करने हैं। या वंते ही लोके मूर्ति बनतो भाव विशेष स्वातः पुरुषे, या वंता पुरुषे तावंते लोके हिते। इसका मतलब ये है कि पुरुष लोक यानी जगत के स्वरूप वाला होता है। लोक में जितने मूर्तिमान भाव होते हैं उतने भाव विशेष रूप से, जितने भाव पुरुष में होते हैं उतने भाव लोक में होते हैं। अब लोक पुरुष साम्य, साम्य का मतलब होता है सामान्य, लोक मतलब इंसान, और सॉरी लोक मतलब दुनिया, पुरुष मतलब इंसान। तो इंसान में जितने भाव पाए जाएंगे वही सेम भाव दुनिया में पाए जाएंगे, यानी दुनिया में जो भाव होगा वही तो इंसान में पाया जाएगा। जैसे क्रूरता है, दयालुता है, वो दुनिया में पाया जा रहा है, तभी इंसान में भी पाया जा रहा है। यानी जितने भाव दुनिया में पाए जाएंगे सेम उतना ही भाव इंसान में भी पाए जाएंगे। यही लोक पुरुष साम्य सिद्धांत कहता है। लोक मतलब दुनिया और पुरुष में क्या समानता है, ठीक है। ये श्लोक आपको इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लेना आप। अब देखिए लोक पुरुष साम्य सिद्धांत का थोड़ा सा प्रयोजन दिया हुआ, उसके बाद इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ। लघु व्याधित रूपे सिद्धांत। व्याधि रूपे सिद्धांत का मतलब परिचय। व्याधि रूपे सिद्धांत का चरण वर्ग संहिता विमान स्थान में किया गया है। अब व्याधित रूपीय सिद्धांत होता क्या है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो गुरु व्याधि जैसे क्या होता है, बहुत लोग ऐसे होते हैं जिसको छोटा बीमारी होता है लेकिन वो बहुत ज्यादा डर जाते हैं कि यार हमें इतना बड़ा बीमारी होगा, तो सच में उसे ज्यादा बीमारी हो जाता है। तो ऐसे इंसान को हम क्या कहते हैं, गुरु व्याधित इंसान कहते हैं, यानी गुरु व्याधित व्यक्ति कहते हैं, और उसी से ग्रस्त होते हैं। लघु व्याधित क्या हो गया, हमें बहुत बड़ा बीमारी है, कैंसर हो रखा है, फिर भी हम मस्ती से घूम रहे हैं, मौज कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं कि अरे हमें तो कोई बीमारी ही नहीं हुआ, मैं तो एकदम बिल्कुल ठीक हूं। तो सच में वो इंसान बहुत जल्दी ठीक हो जाता है, और ऐसे इंसान को क्या कहते हैं, लघु व्याधित। तो यही सिद्धांत दिया गया है आयुर्वेद में भी, गुरु व्याधित और लघु व्याधित। उसके बाद आता है प्रकृति समवेत विकृति समवेत समवाय। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको पढ़ने की नीड नहीं है, ये कहीं पूछा नहीं जाता है एग्जाम में।
तो आज का चैप्टर यहीं पे एंड होता है। हमने देख लिया कि कौन से शब्द कहाँ से आए थे, कौन कौन से सिद्धांत होते हैं। अगर मान लो आपको 10 नंबर में पूछता है सिद्धांत क्या होता है, मतलब आधारभूत सिद्धांत क्या क्या होता है आयुर्वेद का, तो सारे सिद्धांत को लिख करके थोड़ा थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन करना पड़ेगा और 10 मार्क्स में ये आ जाते हैं बेसिक। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में एक नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू। और ऐसे ही ढेर सारा बहुत सारा लेक्चर्स पाने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट सारे सब्जेक्ट्स के, आप मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दे, पुराने हैं तो लाइक और शेयर कर दे।